अध्याय छठा मुद्रा एवं बैंकिंग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। विकल्प पहला, मूल्य का संचय। दूसरा, मूल्य का मापन। तीसरा, आय का वितरण। चौथा, भावी भुगतान। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प दूसरा, यानी मूल्य का मापन। दूसरा, प्राचीन भारत में किन सिक्कों को दाम कहा जाता है? विकल्प पहला, सोने के सिक्कों को। विकल्प दूसरा, चांदी के सिक्कों को। विकल्प तीसरा, तांबे के सिक्कों को। विकल्प चौथा, निकिल के सिक्कों को। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प तीसरा, तांबे के सिक्कों को। तीसरा, भारतीय रुपया है। विकल्प पहला, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। माफ कीजिएगा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। विकल्प दूसरा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तीसरा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। चौथा, प्रामाणिक पत्र मुद्रा। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प दूसरा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। प्रश्न चौथा, 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है। विकल्प पहला, भारतीय रिजर्व बैंक। विकल्प दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक। विकल्प तीसरा, भारत सरकार। विकल्प चौथा, ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प तीसरा, भारत सरकार। प्रश्न 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया है? विकल्प पहला, 1 जनवरी 1935। विकल्प दूसरा, 1 अप्रैल 1935। विकल्प तीसरा, 1 जून 1935। विकल्प चौथा, 1 जुलाई 1935। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प दूसरा, 1 अप्रैल 1935। छठा प्रश्न, बैंकों द्वारा साख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक है? विकल्प पहला, उधार लेने वाले उपलब्ध हो। विकल्प दूसरा, लोगों में बैंकिंग आदत हो। विकल्प तीसरा, बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास हो। विकल्प चौथा, ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प चौथा, ये सभी। प्रश्न 7, भारत का केंद्रीय बैंक है। विकल्प पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प तीसरा, विदेशी विनिमय बैंक। विकल्प चौथा, एपेक्स बैंक। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 8वां, मुद्रास्फीति का कारण है। पहला विकल्प, साख की मात्रा में वृद्धि। दूसरा विकल्प, घाटे की वित्त व्यवस्था। तीसरा विकल्प, जनसंख्या वृद्धि।
चौथा विकल्प ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर है ये सभी। प्रश्न 9, मुद्रा संकुचन को रोकने का उपाय है। विकल्प पहला, करों में वृद्धि करना। विकल्प दूसरा, मुद्रा की मात्रा में कमी करना। विकल्प तीसरा, अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट करना। विकल्प चौथा, सार्वजनिक व्यय में कमी करना। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प तीसरा, अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट करना। प्रश्न 10, मुद्रास्फीति से लाभ होता है। विकल्प पहला, वेतनभोगी कर्मचारियों को। विकल्प दूसरा, उत्पादकों को। विकल्प तीसरा, ऋणदाताओं को। विकल्प चौथा, सरकार को। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प पहला, वेतनभोगी कर्मचारियों को। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, मुद्रा के प्राथमिक कार्य डैश व डैश हैं। इस प्रश्न का उत्तर है विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक। दैट इज, मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम व मूल्य मापक है। अगला, 1927 में सरकार ने डैश मान का परित्याग कर दिया था। इस प्रश्न का उत्तर है स्वर्ण विनिमय। 1927 में सरकार ने स्वर्ण विनिमय का त्याग 1927 में सरकार ने स्वर्ण विनिमय मान का परित्याग कर दिया था। तीसरा, पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार डैश को होता है। पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार डैश को होता है। इस प्रश्न का उत्तर है रिजर्व बैंक। पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक को होता है। चौथा, मुद्रा संकुचन में मुद्रा की क्रय शक्ति डैश हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर है में वृद्धि। मुद्रा संकुचन में मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। पांचवा, मुद्रा वह धुरी है जिसके डैश अर्थ विज्ञान केंद्रित है। इस प्रश्न का उत्तर है चारों ओर। मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। छठा, भारत का केंद्रीय बैंक डैश है। इस प्रश्न का उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सातवां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नोट निर्गमन की डैश कोष व्यवस्था है। इस प्रश्न का उत्तर है न्यूनतम। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष व्यवस्था है। आठवां, 15 अप्रैल 1980 को द्वितीय चरण में डैश बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रश्न का उत्तर है छह। 15 अप्रैल 1980 को द्वितीय चरण में
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 9वां, डैश अर्थव्यवस्था की वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है एवं वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है? इस प्रश्न का उत्तर है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है एवं वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। अगला प्रश्न, सत्य असत्य। पहला, आधुनिक युग में मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। दूसरा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। तीसरा, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। चौथा, मुद्रा संकुचन ऐसी अवस्था है जिससे कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। पांचवा, काले धन ने भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। छठा, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। सातवां, मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोषों को जन्म दिया है। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। आठवां, बैंक अपनी जमा के आधार पर साख सृजन नहीं करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। सातवां, मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोषों को जन्म दिया। इस प्रश्न का उत्तर था असत्य। आठवां, बैंक अपनी जमा के आधार पर साख सृजन नहीं करते हैं। उत्तर है असत्य। नौवां, रिजर्व बैंक किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकती है। उत्तर है असत्य। 10वां, केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। 11वां, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। 12वां, जमाएं स्वीकार करना व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य है। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। 13वां, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 2000 में किया गया। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। 14वां, व्यापारिक बैंक नोट निर्गमन करते हैं।
इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। जोड़ी मिलाइए। पहला, समाशोधन घर अथवा भारत में करेंसी नोट का निर्गमन करती है। इसका मेल होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। दूसरा, जमा स्वीकार करना। इसका मेल होगा व्यापारिक बैंक से। तीसरा, प्रादिष्ट मुद्रा। इसका मेल होगा संकट काल में निर्गमित। चौथा, भारतीय रुपया। इसका मेल होगा प्रामाणिक एवं सांकेतिक से। पांचवा, मुद्रास्फीति का बुरा प्रभाव। इसका मेल होगा उपभोक्ताओं पर। मुद्रास्फीति का बुरा प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। अगला, जोड़ी मिलाइए। पहला, इंपीरियल बैंक। इसका मेल होगा 1921 से। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इसका मेल होगा 1934 से। तीसरा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। इसका मेल होगा 1950 से। चौथा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेल होगा 1955 से। पांचवा, चेक। इसका मेल होगा ऐच्छिक मुद्रा से। एक शब्द वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस सन में हुई है? उत्तर 1935। दूसरा प्रश्न, चेक किस प्रकार की मुद्रा है? उत्तर ऐच्छिक मुद्रा। प्रश्न 3, जो मुद्रा एक निश्चित सीमा तक ही कानून द्वारा स्वीकार होती है उसे किस प्रकार की मुद्रा कहा जाएगा? उत्तर सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। प्रश्न 4, एक अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और कीमतें गिरती हैं। उत्तर मुद्रा संकुचन। प्रश्न 5, भारत में किस बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त है? उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 6, भारत में मुद्रा प्रसार जानने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय सूचक क्या है? उत्तर थोक मूल्य सूचकांक। प्रश्न 7, रिजर्व बैंक द्वारा
बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बांडों एवं प्रतिभूतियों पर दी जाने वाली ब्याज की दर क्या कहलाती है? उत्तर रेपो दर। प्रश्न 8, भारत में पहला व्यापारिक बैंक कब स्थापित हुआ था? उत्तर 1894 में। अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रामाणिक मुद्रा का अर्थ बताइए, अथवा प्रामाणिक सिक्का किसे कहते हैं? उत्तर प्रामाणिक मुद्रा यह देश की प्रधान मुद्रा होती है। पूर्व में इसकी स्वतंत्र ढलाई होती थी तथा इसका मुद्रा मूल्य इसमें लगी हुई धातु के मूल्य के बराबर होता था। यह देश की प्रधान मुद्रा होती है और असीमित विधिग्राह्य हुआ करती है। भारतीय रुपये में प्रामाणिक मुद्रा के ये दोनों गुण पाए जाते हैं। प्रश्न 2, सांकेतिक मुद्रा से क्या आशय है, अथवा सांकेतिक सिक्का किसे कहते हैं? उत्तर सांकेतिक मुद्रा इसे प्रतीक मुद्रा भी कहा जाता है। प्रतीक सिक्के का मूल्य उसके धातुत्व मूल्य अधिक होता है। इन सिक्कों का मूल्य सरकार निश्चित करती है। यह सहायक मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका भुगतान निश्चित मात्रा तक ही किया जा सकता है। सांकेतिक सिक्कों की ढलाई सीमित होती है तथा इनके चलन पर सरकार का नियंत्रण होता है। प्रश्न 3, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा किसे कहते हैं? उत्तर सीमित विधिग्राह्य मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसे विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निपटाने के लिए एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार किया जाता है। प्रश्न 4, पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा से क्या आशय है? उत्तर कागज पर छपी या बनी मुद्रा पर मुद्रा पत्र मुद्रा कहलाती है। हमारे देश में इस प्रकार की मुद्रा सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत की जाती है, जिसमें लिखित राशि का भुगतान करने का वचन सरकार देती है। इसमें वैधानिक ग्राह्यता रहती है। इसे जनता द्वारा बिना संदेह के स्वीकार किया जाता है। जब ये नोट सरकार द्वारा छापे जाते हैं तो इन्हें करेंसी नोट तथा केंद्रीय बैंक द्वारा छापे जाने पर बैंक नोट कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा किसे कहते हैं, अथवा प्रतिनिधि कागजी मुद्रा से क्या आशय है? उत्तर यदि पत्र मुद्रा निर्गमन के लिए 100% मूल्य का सोना व चांदी सुरक्षित कोष के रूप में रखे जाते हैं और पत्र मुद्रा सोना, चांदी या किसी प्रामाणिक मुद्रा में परिवर्तनशील होती है तो उसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। प्रश्न 6, मुद्रा के कोई दोष लिखिए। उत्तर मुद्रा के 2 प्रमुख दोष हैं। पहला, व्यापार चक्रों को जन्म।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो मुद्रा की देन है, आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में होने वाले चक्रीय उच्चावचनों के लिए मुख्य रूप में उत्तरदायी है, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता का अभाव व आर्थिक कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। दूसरा, उत्पादक साधनों का संकेंद्रण। मुद्रा औद्योगिक व्यवस्था का आधार है, अतः समाज के कुछ व्यक्तियों के हाथ में मुद्रा इकट्ठी हो गई है, साथ ही उन्होंने उत्पादक साधनों को भी अपने हाथों में केंद्रित कर लिया है। प्रश्न 7, कीमतों की प्रवृत्ति से क्या आशय है? उत्तर, कीमतों की प्रवृत्ति का अर्थ। कीमतों की प्रवृत्ति से आशय वस्तुओं की कीमतों के निर्देशांक में होने वाले परिवर्तनों से होता है। जब कीमत निर्देशांक बढ़ता है तो कहा जाता है कि कीमतों की प्रवृत्ति बढ़ती हुई है, तथा जब कीमत निर्देशांक घटता हुआ होता है तो कहा जाता है कि कीमतों की प्रवृत्ति घटती हुई है। प्रश्न 8, मुद्रा संकुचन उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, मुद्रा संकुचन की दशा में उद्योग, उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग को व्यापक हानि होती है, क्योंकि पहला, लागतों की तुलना में कीमतें अधिक तीव्रता से घटती है। दूसरा, उत्पादक को कच्चा माल ऊंची कीमतों पर खरीदना पड़ता है, जबकि निर्मित माल कम कीमत पर बिकता है। तथा तीसरा, प्रभावी मांग कम हो जाने के कारण माल का स्टॉक बढ़ जाता है। प्रश्न 9, भारत के किन्ही 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला, पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा, इलाहाबाद बैंक। तीसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथा, कैनरा बैंक। पांचवा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। छठा, सिंडिकेट बैंक। प्रश्न 10, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया एवं उनकी संख्या कितनी थी? उत्तर, जुलाई 1969 में देश के 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को द्वितीय चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न 11, बचत खाते से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बचत खाता मध्यम एवं निम्न वर्ग के वे व्यक्ति जो अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य की आवश्यकता के लिए बचाकर रखना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए बैंक द्वारा बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रश्न 12, बैंक की परिभाषा दीजिए। उत्तर, भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के अनुसार बैंकिंग का आशय जनता से द्रव्य के निक्षेपों को स्वीकृत करना है जो मांग पर या किसी अन्य प्रकार के चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा देय होते हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। प्राचीन भारत में मुद्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर। प्राचीन भारत में मुद्रा मनी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में ऋग्वेद के युग में गाय को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। भारत में धात्विक मुद्रा का प्रयोग काफी पुराना है। हिंदू काल में स्वर्ण तथा चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। मुगल शासकों ने इनकी बनावट तथा निर्माण विधि में कई सुधार किए और स्वर्ण तथा चांदी के सिक्कों के साथ साथ तांबे के कम मूल्य के सिक्कों का भी निर्माण किया। मुगल शासन के पतन के बाद अनेक स्वतंत्र राज्यों ने अपनी मुद्रा जारी की। उन सभी राज्यों की मुद्रा का वजन और शुद्धता अलग अलग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय देश में 944 प्रकार के स्वर्ण और रजत सिक्के चलन में थे, जिनकी शुद्धता और वजन अलग अलग थे और जिनके बीच विनिमय दर कानून द्वारा निश्चित न होने के कारण विनिमय में काफी कठिनाई उठानी पड़ती थी। उद्योग और वाणिज्य के विकास में यह एक प्रमुख बाधा थी। देश की मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित रूप देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1835 में रजतमान सिल्वर स्टैंडर्ड की स्थापना की। वास्तव में भारतीय मुद्रा का इतिहास यहीं से आरंभ होता है। प्रश्न 2। मुद्रा के दो प्राथमिक या प्रमुख कार्य बताइए। अथवा मुद्रा मूल्य का मापक है, समझाइए। उत्तर। मुद्रा के प्रधान या प्राथमिक कार्य। प्राथमिक या मुख्य कार्य मुद्रा के मौलिक कार्य हैं। इनको मुद्रा आरंभ से ही करती आई है तथा मुद्रा को यह कार्य हर समाज में करने पड़ते हैं। प्राथमिक कार्य 2 हैं। पहला, विनिमय का माध्यम। यह मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई को दूर करके विनिमय रीति को व्यवस्थित और सरल बना दिया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा को केवल इसलिए प्राप्त नहीं किया जाता है कि वह स्वयं मूल्यवान होती है, वरन इसलिए कि इसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सामान्य क्रय शक्ति होती है। दूसरा, मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल्य मापक के रूप में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की विनिमय शक्ति को आंकने का रहा है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के रूप में मूल्य मापन एक कठिन कार्य था। मुद्रा के प्रचलन से अब यह कठिनाई दूर हो गई है और सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को मुद्रा में मापा जा सकता है। प्रोफेसर कोलबर्न के अनुसार यह माप या तुलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में
लाभ और हानि का अनुमान इसी के आधार पर लगाया जाता है। प्रश्न 3, मुद्रा के गौण या सहायक कार्य बताइए। उत्तर, मुद्रा के गौण या सहायक कार्य। पहला, भावी भुगतानों का आधार। अधिकांश व्यवसायी तुरंत भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए भुगतान को कुछ समय के लिए टालना चाहते हैं। वर्तमान युग में अधिकांश व्यापार साख या उधार पर चलता है, अतः यह कहा जाता है कि मुद्रा में सर्वमान्यता का गुण विद्यमान है व अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा अधिक टिकाऊ होती है। दूसरा, मूल्य संचय का आधार। प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रह करना आवश्यक समझता है। यदि यह संग्रह वस्तुओं के रूप में किया जाए तो यह स्पष्ट है कि वस्तुएं कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएंगी। मुद्रा के आविष्कार ने इस समस्या का समाधान किया। वर्तमान में प्रत्येक मुद्रा को संग्रह करके रखता है, क्योंकि मुद्रा में वस्तुओं का क्रय करने की शक्ति होती है। तीसरा, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा द्वारा मूल्य का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आगरा छोड़कर इलाहाबाद बसना चाहता है, तो वह आगरा में स्थित मकान व अन्य संपत्ति को मुद्रा में बेचकर उसी मुद्रा से इलाहाबाद से नया मकान व संपत्ति क्रय कर सकता है। प्रश्न 4, मुद्रा प्रसार की परिभाषा देते हुए उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, अथवा मुद्रास्फीति का अर्थ लिखिए। उत्तर, मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा प्रसार का अर्थ एवं परिभाषा। साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार शब्द से आशय मूल्य वृद्धि से है। अर्थशास्त्र में मुद्रा प्रसार से आशय उस स्थिति से है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होती है तो स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। किसी भी कारण से उत्पादन में कमी या प्रचलन में मुद्रा की वृद्धि से मुद्रा मांग के बीच असंतुलन की स्थिति ही स्फीति है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। पॉल इजिक के अनुसार मुद्रास्फीति क्रय शक्ति की विस्तारशील प्रवृत्ति रखती है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मूल्यों में वृद्धि होती है तथा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में विभिन्न मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है।
यद्यपि मुद्रास्फीति का संबंध साधारणतया मूल्य स्तर में वृद्धि से होता है, परंतु प्रत्येक वृद्धि को वास्तविक मुद्रास्फीति का सूचक नहीं माना जा सकता। प्रश्न 5, मुद्रा प्रसार को रोकने के कोई 4 उपाय लिखिए। उत्तर। पहला, करों में वृद्धि। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार को करों की मात्रा में वृद्धि करना आवश्यक होता है, जिससे जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति प्रभावहीन हो जाए और मूल्य वृद्धि नियंत्रित हो जाए। दूसरा, संतुलित बजट। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए बजट को संतुलित रखना आवश्यक होता है, क्योंकि घाटे के बजट होने पर सरकार को मुद्रा निर्गमन का सहारा लेना पड़ता है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तीसरा, अनुत्पादक कार्यों पर व्यय। स्फीति काल में सरकार को अनुत्पादक कार्यों पर अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। इससे भी कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोका जा सकता है। चौथा, सार्वजनिक ऋण। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए स्फीति काल में सरकार को अधिक मात्रा में लोगों से ऋण लेना चाहिए और उस धन को उत्पादन में वृद्धि करने के काम में लाना चाहिए। इससे एक ओर जनता की क्रय शक्ति कम होगी और दूसरी ओर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रश्न 6, अनुसूचित बैंक व गैर अनुसूचित बैंकों में अंतर बताइए। उत्तर। अनुसूचित बैंक व गैर अनुसूचित बैंकों में यह अंतर है कि पहला, अनुसूचित बैंक वे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की दूसरी सारणी में सम्मिलित है, वह अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, जबकि वे व्यापारिक बैंक जो अनुसूचित बैंक नहीं है, अर्थात जिनका नाम दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं है, वह गैर अनुसूचित बैंक कहे जाते हैं। दूसरा, बैंक का सुरक्षित कोष ₹5 लाख से होता है, जबकि गैर अनुसूचित बैंक में इन बैंकों की चुकता पूंजी व प्रारक्षित निधि मिलाकर 5 लाख से कम होती है। तीसरा, इन बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा इनको कुछ विशेष जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं। जबकि गैर अनुसूचित बैंक में इन बैंकों को अपनी निक्षेपों का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। प्रश्न 7, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर। एक अच्छी मुद्रा में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिए। पहला, टिकाऊपन। एक अच्छी मुद्रा टिकाऊ होनी चाहिए, अर्थात एक बार जिस मुद्रा का निर्गमन किया जाए उसका वर्षों तक प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, मितव्ययिता। मितव्ययिता। अच्छी मुद्रा वह है जिसमें मौद्रिक व्यवस्था बहुत महंगी न हो, अन्यथा विकासशील राष्ट्र उसे अपनाने में असमर्थ रहेंगे। वास्तव में मुद्रा व्यवस्था कम खर्चीली होनी चाहिए, जिससे राष्ट्र उसे
सुविधापूर्वक स्वीकार कर सकें। तीसरा, वहनीयता। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए आवश्यक है कि उसमें वहनीयता का गुण हो, अर्थात उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होना चाहिए। चौथा, सामान्य स्वीकृति। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण प्राप्त होना चाहिए, अतः मुद्रा इस प्रकार के पदार्थ की बनी होनी चाहिए जिसे सभी लोग आसानी से स्वीकार कर लें। पांचवा, मूल्य स्थायित्व। अच्छी मुद्रा के मूल्यों में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा मुद्रा के मूल्यों में भी परिवर्तन होने लगेंगे। प्रश्न 8, धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा में अंतर। धातु मुद्रा। पहला, यह धातु की बनी होती है, इसलिए यह शीघ्र नष्ट नहीं होती, जबकि पत्र मुद्रा कागज पर छपी होती है, इसलिए यह शीघ्र नष्ट हो जाती है। दूसरा, धातु मुद्रा ढलाई पर व्यय अधिक होता है, जबकि पत्र मुद्रा में छपाई पर व्यय अपेक्षाकृत कम होता है। तीसरा, धातु मुद्रा, इसका टंकण टकसाल या केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि पत्र मुद्रा में इसका मुद्रण केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। चौथा, धातु मुद्रा, इसका अपना धातुत्व मूल्य होता है। पत्र मुद्रा का स्वयं कोई मूल्य नहीं होता। प्रश्न 9, मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, सरकार की नीति। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के अत्यधिक निर्गमन द्वारा मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब सरकार आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु या अधिक संकट के समय अत्यधिक मात्रा में नोट निर्गमन कर देती है, तब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, हीनार्थ प्रबंधन। युद्ध काल में प्रायः सरकार का व्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी पूर्ति कर लगाकर या ऋण लेकर नहीं की जा सकती, जिसके कारण सरकार के बजट में घाटा रहता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार आवश्यक मात्रा में नोट छापती है। इसे ही आर्थिक भाषा में हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। बाजार में नोटों की मात्रा में वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, सरकार की कर नीति। सरकार जब निर्मित माल पर कर लगाती चली जाती है या आयकर में वृद्धि करती जाती है, तो साहसी प्रवृत्ति निरुत्साहित होती है, जिसके कारण उद्योग तथा व्यवसाय में शिथिलता आ जाती है। इससे भी मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा, उत्पादन में शिथिलता। जब किसी देश के उत्पादन में वृद्धि बहुत ही मंद गति से होती है, परंतु मुद्रा की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो सकती है। जैसे किसी देश में सूखा या बाढ़ आने से या हड़ताल व तालाब बंदी और कर नीति के कारण उत्पादन में वृद्धि मंद गति से होती है। पांचवा, जनसंख्या में वृद्धि। यदि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, तब उस देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में भी तीव्रता से वृद्धि होती है।
परंतु मांग की तुलना में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न 10। व्यापारिक बैंकों के कोई 4 महत्व लिखिए। उत्तर। व्यापारिक बैंकों के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, उद्योग तथा व्यापार के लिए साख व्यवस्था। ये जनता द्वारा बचत को एकत्रित करके पूंजी जमा करते हैं तथा व्यापारियों और उद्योगपतियों को साख प्रदान करते हैं। उनके रुपए का हस्तांतरण, विनिमय, विपत्र, हुंडी का भुगतान करते हैं। दूसरा, पूंजी निर्माण में सहायक। बैंक जनता से जमा प्राप्त करके बचत को प्रोत्साहन देते हैं। जनता की छोटी छोटी बचतों से देश में पूंजी निर्माण होता है, जो कि आर्थिक उन्नति का आधार है। तीसरा, पूंजी हस्तांतरण की सुविधा। बैंक पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरल, सस्ती और आसान ढंग से भेजने हेतु ड्राफ्ट, चेक आदि की व्यवस्था करते हैं। चौथा, साख पत्रों का संग्रह। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए चेक, बिल, हुंडी, ड्राफ्ट, विनिमय विपत्र आदि संग्रह करके भुगतान करते हैं। पांचवा, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। बैंकों द्वारा लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध कराने से ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। अगला प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मुद्रा की परिभाषा दीजिए एवं उसके कार्यों को संक्षेप में समझाइए। अथवा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, समझाइए। अथवा, मुद्रा की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर। मुद्रा की परिभाषा। सामान्य दृष्टि से मुद्रा की उचित परिभाषाएं निम्न हैं। मुद्रा के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं अथवा सेवाओं को खरीदने और खर्चों को चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रयोग की जाती है। प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई थी। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के साधन जैसे ऋणों के भुगतान करने के साधन के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है तथा मूल्य मापक और मूल्य संचय का कार्य करती है। यह परिभाषा दी गई थी प्रोफेसर क्राउथर द्वारा। उपयुक्त उचित परिभाषाओं को सर्वमान्य व उचित परिभाषा कहा जा सकता है। अतः वह वस्तु जिसमें निम्नलिखित 3 गुण हो मुद्रा कहलाएगी। पहला, विनिमय का माध्यम। दूसरा, मूल्य का मापक। तीसरा, संचय का आधार। अर्थात वह वस्तु जिसे सर्वमान्यता, सर्वस्वीकृति, सर्वग्राह्यता प्राप्त हो तथा जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन व संचय के कार्य में प्रयुक्त हो, मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, मुद्रा के प्रधान या प्राथमिक कार्य। दूसरा, मुद्रा के गौण या सहायक कार्य तथा तीसरा, आकस्मिक कार्य। पहला, मुद्रा के प्रधान या प्राथमिक कार्य। मुद्रा के प्रधान या प्राथमिक कार्य 2 हैं। पहला,
विनिमय का माध्यम तथा दूसरा मूल्य मापक। दूसरा, मुद्रा के गौण या सहायक कार्य। इस शीर्षक के अंतर्गत 3 कार्यों का समावेश किया जाता है। पहला, भावी भुगतानों का आधार। दूसरा, मूल्य संचय का आधार तथा तीसरा, मूल्य का हस्तांतरण। तीसरा यानी आकस्मिक कार्य। मुद्रा के वे कार्य जो विशेष परिस्थितियों में ही संपादित होते हैं आकस्मिक कार्य कहे जाते हैं। मुख्य रूप से ये कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीय आय का वितरण। आधुनिक युग में उत्पादन बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से होता है। इसमें प्रत्येक मनुष्य की सेवाएं भिन्न भिन्न होती हैं। मुद्रा द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच धन का वितरण संभव है। दूसरा, साख का आधार। बड़े बड़े उद्योग साख के आधार पर पूंजी उधार लेकर अपने कार्य का संचालन करते हैं। वित्तीय संस्थाएं भी इसी आधार पर रुपया उधार लेने व देने का कार्य करती है। उधार लेने व देने का कार्य और ब्याज की दरों का निर्धारण मुद्रा द्वारा ही होता है। अतः मुद्रा साख का आधार है। तीसरा, पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा पूंजी को गतिशील बनाती है, निष्क्रिय पूंजी को सक्रिय बनाती है। पूंजी को हानिप्रद व्यवसायों से हटाकर लाभप्रद व्यवसायों में लगाया जा सकता है। चौथा, अधिकतम संतुष्टि का साधन। चौथा, अधिकतम संतुष्टि का साधन। मुद्रा द्वारा कोई भी वस्तु किसी भी समय कितनी भी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार मुद्रा में उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। चौथा, अन्य कार्य। उपयुक्त कार्यों के अलावा मुद्रा के कुछ और भी कार्य बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, निर्णय का वाहक। मुद्रा व्यक्ति की इच्छा या निर्णय का वाहक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पास संचित मुद्रा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार चाहे जब जिस कार्य में कर सकता है। चूंकि व्यक्ति के उद्देश्य बदलते रहते हैं, इसलिए मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिससे बदलते हुए उद्देश्यों को पूर्ति की जा सके। दूसरा, भुगतान स्थिति की सूचक। किसी फर्म या व्यक्ति के पास मुद्रा रूपी तरल संपत्ति उसकी भुगतान देने की क्षमता की गारंटी होती है। बैंकों के पास यदि ग्राहकों को देने के लिए पर्याप्त रकम नहीं होती तो वे दिवालिया हो जाते हैं। इस प्रकार मुद्रा इस बात की सूचक है कि कोई संस्था दिवालिया तो नहीं हो गई है। प्रश्न 2, वर्तमान युग मुद्रा का युग है, समझाइए। अथवा मुद्रा के कोई 4 महत्व लिखिए। अथवा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। उत्तर, मुद्रा का महत्व। आधुनिक काल में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। यह न केवल विनिमय को सरल बनाती है, बल्कि मुद्रा के द्वारा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अनेक कार्य संभव होते हैं, जिससे इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, मुद्रा वह धुरी है जिस पर संपूर्ण अर्थतंत्र घूमता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से
मुद्रा के महत्व को निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। पहला, उत्पादक के लिए मुद्रा का महत्व। उत्पादक के लिए मुद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन के विभिन्न साधनों को जुटाने, कच्चा माल खरीदने, पूंजी उधार लेने एवं विज्ञापन तथा प्रचार आदि करने में मुद्रा सहायता देती है। बिना मुद्रा के उत्पादन कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा, बिना मुद्रा के उत्पादन कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी दोषों को दूर करती है। मुद्रा का महत्व इस बात में निहित है कि यह वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करती है। अब मूल्यों की सुगमता से माप हो सकती है। तीसरा, उपभोक्ताओं के लिए मुद्रा का महत्व। उपभोक्ताओं के लिए मुद्रा का बहुत महत्व है। अब यदि उपभोक्ता चाहे तो अपनी मांग को सुगमता से स्थगित कर सकता है। मुद्रा में निहित क्रय शक्ति का प्रयोग उपभोक्ता जब चाहे कर सकता है। चौथा, वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। आधुनिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विविध साधनों के पुरस्कारों का भुगतान मुद्रा में किया जाता है। श्रमिक को मजदूरी मिलती है, पूंजीपति को ब्याज मिलता है, भूमिपति को किराया और उद्यमी को लाभ मिलता है, पर इन सबको इनका पुरस्कार मुद्रा में प्राप्त होता है। पांचवा, सरकार के लिए महत्व। सरकार के लिए मुद्रा का महत्व बहुत है। मुद्रा करों, जुर्मानों, फीस और सरकार द्वारा लोगों को प्रदान की गई सेवाओं की कीमतों की वसूली को सुगम बना देती है। प्रश्न 3, प्रामाणिक एवं सांकेतिक मुद्रा का अर्थ बताइए। दोनों तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बताइए कि भारतीय रुपया प्रामाणिक मुद्रा है अथवा सांकेतिक मुद्रा। उत्तर, प्रामाणिक मुद्रा यह देश की प्रधान मुद्रा होती है। पूर्व में इसकी स्वतंत्र ढलाई होती थी तथा इसका मुद्रा मूल्य इसमें लगी हुई धातु के मूल्य के बराबर होता था। यह देश की प्रधान मुद्रा होती है और असीमित वृद्धिग्राहा हुआ करती है। भारतीय रुपये में प्रामाणिक मुद्रा के ये दोनों गुण पाए जाते हैं। सांकेतिक मुद्रा, इसे प्रतीक मुद्रा भी कहा जाता है। प्रतीक सिक्के का मूल्य उसके धातुत्व मूल्य से अधिक होता है। इन सिक्कों का मूल्य सरकार निश्चित करती है। यह सहायक मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका भुगतान निश्चित मात्रा तक ही किया जा सकता है। सांकेतिक सिक्कों की ढलाई सीमित होती है तथा इनके चलन पर सरकार का नियंत्रण होता है। भारतीय रुपया प्रामाणिक अथवा सांकेतिक मुद्रा है। जब भारत में स्वर्ण मान व रजत मान चलन में था तो भारतीय सिक्का प्रामाणिक मुद्रा थी। वर्तमान में जो मुद्रा भारत में चलन में है उसमें शुद्ध धातु की मात्रा पर्याप्त नहीं है तथा सिक्कों की ढलाई का एकाधिकार सरकार व रिजर्व बैंक का है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय रुपये में कुछ गुण सांकेतिक सिक्कों के तथा कुछ गुण प्रामाणिक सिक्कों के हैं। इसलिए भारतीय रुपया न तो पूर्ण रूप से सांकेतिक है और न ही पूर्ण रूप से प्रामाणिक। इसलिए भारतीय रुपये को सांकेतिक प्रामाणिक सिक्का तथा भारत में मौद्रिक मान को सांकेतिक मान कहा जाता है, क्योंकि इसमें सांकेतिक और प्रामाणिक दोनों ही विशेषताएं देखने को मिलती है। अतः
इसे सांकेतिक प्रामाणिक सिक्का कहा जाता है। प्रामाणिक व सांकेतिक मुद्रा में अंतर। प्रामाणिक मुद्रा व सांकेतिक मुद्रा में प्रमुख अंतर निम्न प्रकार है। प्रामाणिक मुद्रा। पहला, यह देश की प्रधान मुद्रा होती है, जबकि सांकेतिक मुद्रा देश की सहायक मुद्रा होती है। दूसरा, प्रामाणिक मुद्रा का चलन क्षेत्र असीमित अर्थात असीमित विधिग्राह्य होता है, जबकि सांकेतिक मुद्रा का चलन क्षेत्र सीमित अर्थात सीमित विधिग्राह्य है। तीसरा, इसकी ढलाई स्वतंत्र तथा सरकार द्वारा दोनों रूप में हो सकती है, जबकि सांकेतिक मुद्रा की ढलाई का एकाधिकार सरकार को होता है। चौथा, प्रामाणिक मुद्रा में जनता का पूर्ण विश्वास होता है, जबकि सांकेतिक मुद्रा में जनता का कम विश्वास होता है। पांचवा, इसका आंतरिक या ब्राह्मा मूल्य लगभग बराबर होता है, जबकि आंतरिक मूल्य की अपेक्षा ब्राह्मा मूल्य अधिक होता है। जबकि सांकेतिक मुद्रा में आंतरिक मूल्य की अपेक्षा ब्राह्मा मूल्य अधिक होता है। छठा, यह प्रणाली महंगी तथा सीमित होती है, जबकि सांकेतिक मुद्रा वाली प्रणाली सस्ती तथा असीमित होती है। प्रश्न 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए, अथवा केंद्रीय बैंक के सरकार का बैंकर कार्य को स्पष्ट कीजिए, अथवा केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके कोई चार कार्य लिखिए। उत्तर, केंद्रीय बैंकिंग का आशय किसी राष्ट्र की शीर्ष बैंकिंग तथा मौद्रिक संस्था से है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र हित में राष्ट्र की समूची बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण करना तथा उसे स्थिरता प्रदान करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। उत्तर, केंद्रीय बैंकिंग का आशय किसी राष्ट्र की शीर्ष बैंकिंग तथा मौद्रिक संस्था से है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र हित में राष्ट्र की समूची बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण करना तथा उसे स्थिरता प्रदान करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, पत्र मुद्रा का निर्गमन। हमारे देश में नोटों के निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन छोड़कर यह बैंक अन्य समस्त नोटों का निर्गमन करता है। रिजर्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया जाता है। दूसरा, सरकार का बैंकर। रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य किया जाता है। माफ कीजिएगा, दूसरा था सरकार का बैंकर। रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इस रूप में यह निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, सरकार की ओर से जमा राशि स्वीकार करना। दूसरा, सरकार की ओर से भुगतान करना। तीसरा, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। चौथा,
सरकार का बैंकर होने के नाते सरकारी कोषों का स्थानांतरण करना। 5वां, विदेशी विनिमय का प्रबंध करना। तथा 6ठा, सरकार को विभिन्न विषयों पर सलाह देता है। तीसरा, बैंकों का बैंकर। रिजर्व बैंक देश में कार्यरत सभी बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इस रूप में यह बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, बैंकों का नकद कोष अपने पास रखना। दूसरा, बैंकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। तथा तीसरा, बैंकों की कार्य प्रणाली पर नियमन व नियंत्रण रखना। चौथा, साख का नियंत्रण करना। रिजर्व बैंक देश की साख की मात्रा पर नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण नीति का उद्देश्य देश में कीमत स्तर एवं आर्थिक जगत में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना होता है। इसके लिए बैंक अनेक विधियां प्रयोग में लाता है। 5वां, समाशोधन गृह का कार्य। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के लिए समाशोधन गृह के कार्य भी संपन्न करता है। इस प्रकार की सुविधाएं देकर रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपए के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। 6ठा, विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना। रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य रुपए को विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना है। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सभी राष्ट्रों की मुद्राओं के क्रय विक्रय का अधिकार दिया गया है। 7वां, आर्थिक आंकड़ों का एकत्रीकरण व प्रकाशन। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख, बैंकिंग, वित्त, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करता है। फिर उन आंकड़ों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को प्रकाशित करने का कार्य करता है। प्रश्न 5, रिजर्व बैंक साख नियंत्रण हेतु कौन से उपाय अपनाता है? वर्णन कीजिए। उत्तर, साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक निम्नलिखित उपाय अपनाता है। पहला, बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर से आशय उस दर से है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। यह उनके व्यापारिक बिलों की कटौती करता है। बाजार में जब साख की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही होती है तो रिजर्व बैंक अपनी ब्याज की दर में वृद्धि कर देता है। बैंक दर बढ़ते ही बाजार में ब्याज की दर बढ़ जाती है और व्यापारी वर्ग उधार ली हुई रकम लौटाने लगते हैं तथा पहले से कम उधार लेते हैं। इस प्रकार साख की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत जब बाजार में साख की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक अपनी बैंक दर कम कर देता है। इस प्रकार बैंकों को उधार सस्ता मिलने लगता है और वे भी ब्याज की दर कम कर देते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति अधिक उधार लेने लगते हैं और बाजार में साख की मात्रा बढ़ जाती है। अतः स्पष्ट है कि बैंक दर साख को नियंत्रित करती है। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। रिजर्व बैंक जब साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तब वह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेता है और बदले में मुद्रा चुकाता है।
इससे बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और उनकी साख का निर्माण करने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसी प्रकार जब रिजर्व बैंक बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियां कुछ अधिक मूल्य पर खरीदने लगता है। इससे बैंक सरकारी प्रतिभूतियां बेचते हैं और बदले में मुद्रा प्राप्त करते हैं। बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और उनकी साख का निर्माण करने की शक्ति बढ़ जाती है। तीसरा, नकद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुछ जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास प्रारक्षित निधि के रूप में रखना पड़ता है। यह प्रतिशत 3 से 15 तक होता है। जब रिजर्व बैंक को साख की मात्रा बढ़ानी होती है तब इस प्रतिशत को कम कर दिया जाता है। इससे बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब साख मात्रा कम करनी होती है तब इस प्रतिशत को बढ़ा दिया जाता है। फलस्वरूप बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। चौथा, चयनित साख नियंत्रण, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत रिजर्व बैंक कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदस्य बैंकों को साख प्रस्तुत करने के लिए आदेश देता है। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक विभिन्न जींस या खाद्यान्न के विरुद्ध अग्रिम देने से मना कर सकता है अथवा उधार प्रतिभूति अंतर या मूल्यांतर मार्जिन को परिवर्तित कर सकता है। पांचवा, नैतिक प्रभाव की नीति। चौथा, चयनित साख नियंत्रण, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत रिजर्व बैंक कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदस्य बैंकों को साख प्रस्तुत करने के लिए आदेश देता है। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक विभिन्न जींस या खाद्यान्न के विरुद्ध अग्रिम देने से मना कर सकता है अथवा उधार प्रतिभूति अंतर या मूल्यांतर मार्जिन को परिवर्तित कर सकता है। पांचवा, नैतिक प्रभाव की नीति, मॉरल सुएशन पॉलिसी। उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक साख नियंत्रण करने के लिए सदस्य बैंकों पर अपने नैतिक प्रभाव का उपयोग भी करता है। वह अनुसूचित बैंकों को समझाकर अपनी निश्चित नीति का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक समय समय पर अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों की सभाएं बुलाता है और उनको अपनी नीति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। रिजर्व बैंक समय समय पर अनुसूचित बैंकों के पास परिपत्र भेजकर उन्हें साख की मात्रा को नियमित करने का सुझाव देता रहता है। छठा, प्रचार पब्लिसिटी। रिजर्व बैंक के द्वारा भी साख नियंत्रण के लिए विज्ञापन तथा प्रचार किया जाता है। जैसे इसके अधिकारियों द्वारा अनेक बार अपने भाषणों में सरकारी नीति के बारे में बताया जाता है और बैंकों का अपनी साख नीति को अमुक दिशा में मोड़ने का सुझाव दिया जाता है जो कि देश के हित में होता है। प्रश्न 6, आधुनिक व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए अथवा व्यापारिक बैंकों के कार्य लिखिए। उत्तर, व्यावसायिक बैंकों के कार्य। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य अग्रलिखित हैं। उत्तर, पहला, जमा स्वीकार करना,
बैंक का प्रमुख कार्य जनता से जमा स्वीकार करना है। बैंक जनता से ऐसा धन प्राप्त करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती या उनके पास जो अतिरिक्त होता है। बैंक ऐसे सभी व्यक्तियों को धन जमा करने के लिए आकर्षित और प्रोत्साहित करते हैं। व्यावसायिक बैंक प्रायः निम्नलिखित खातों में रकम जमा करने की सुविधा देते हैं। निम्नलिखित सुविधाएं देते हैं। पहली, चालू खाता। इस खाते में जमाकर्ता अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे धन जमा कर सकता है और जब चाहे धन निकाल सकता है। इस खाते में जमा रकम का प्रयोग बैंक निवेश कार्य के लिए नहीं कर सकता, इसलिए इस पर ब्याज भी बिल्कुल कम या शून्य होता है। दूसरा, बचत खाता। इसमें धन निकालने और जमा करने के बारे में नियम होते हैं और ग्राहक को बचत जमा करने और निकालने की सुविधा उतनी खुली नहीं होती जितनी चालू जमा खाते में होती है। इस खाते में ब्याज की दर चालू खाते की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा, सावधि जमा खाता। इन खातों में धन एक निश्चित अवधि जैसे 3 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष आदि के लिए जमा किया जाता है। इन खातों में ब्याज की ऊंची दर दी जाती है। दूसरा, ऋण देना। बैंक का यह दूसरा मुख्य कार्य है। बैंक जो जमा स्वीकार करता है उसका अधिकांश भाग ब्याज प्राप्त करने के लिए उधार दे देता है। बैंक द्वारा ऋण देने के निम्नलिखित ढंग हैं। पहला, नकद साख। बैंक माल तथा साख पत्र गिरवी रखकर ऋण स्वीकार करता है। दूसरा, प्रत्यक्ष ऋण। कभी कभी बैंक बिना गिरवी रखे भी ऋण स्वीकार करता है। ये ऋण व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ही दिए जाते हैं। तीसरा, अधिविकर्ष। बैंक अपने खातेदारों की चालू खातों की जमा धनराशि से एक निश्चित सीमा तक कुछ अधिक राशि निकालने की सुविधा देता है। चौथा, बिलों का भुनाना। बैंक अपने ग्राहक के विनिमय पत्रों को निश्चित तिथि से पूर्व ही कुछ बट्टा लेकर भुना लेता है। इस प्रकार ग्राहकों को अपने बिलों का भुगतान देय तिथि से पूर्व ही प्राप्त हो जाता है। पहला, नकद साख। बैंक माल तथा साख पत्र गिरवी रखकर ऋण स्वीकार करता है। दूसरा, प्रत्यक्ष ऋण। कभी कभी बैंक बिना गिरवी रखे भी ऋण स्वीकार करता है। ये ऋण व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ही दिए जाते हैं। तीसरा, अधिविकर्ष। बैंक अपने खातेदारों की चालू खातों की जमा धनराशि से एक निश्चित सीमा तक कुछ अधिक राशि निकालने की सुविधा देता है। चौथा, बिलों का भुनाना। बैंक अपने ग्राहक के विनिमय पत्रों को निश्चित तिथि से पूर्व ही कुछ बट्टा लेकर भुना लेता है। इस प्रकार ग्राहकों को अपने बिलों का भुगतान देय तिथि से पूर्व ही प्राप्त हो जाता है। तीसरा, अभिकर्ता या एजेंसी कार्य। बैंक कुछ कार्य ग्राहकों के एजेंट के रूप में करता है। इन्हें एजेंसी संबंधी कार्य कहते हैं। इनके लिए वह ग्राहकों से कुछ कमीशन वसूल करता है। बैंक के प्रमुख एजेंसी कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करना। बैंक ग्राहकों की ओर से उनके चेक, बिल, हुंडी,
प्रतिज्ञा पत्र आदि का भुगतान प्राप्त करता है। दूसरा, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। बैंक ग्राहकों की ओर से उनकी बीमा किस्त, आयकर, किराया, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि का भुगतान करता है। तीसरा, ग्राहकों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक ग्राहकों की ओर से उनकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। चौथा, धन का हस्तांतरण। बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार धन का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्र व कम व्यय पर करता है। पांचवा, प्रबंध ट्रस्टी अथवा कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य। किसी व्यक्ति अथवा संस्था की विभिन्न स्थानों पर स्थित संपत्ति की देखभाल बैंक प्रबंधक अथवा ट्रस्टी के रूप में करता है। प्रश्न 7, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसके वर्जित कार्य बताइए। अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के 4 वर्जित निषिद्ध कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निषिद्ध वर्जित कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों को छोड़कर किसी प्रकार की अचल संपत्ति को नहीं खरीद सकता है और न ही इस प्रकार की संपत्ति के आधार पर ऋण ही दे सकता है। दूसरा, रिजर्व बैंक अपने निक्षेपों पर किसी प्रकार ब्याज नहीं दे सकता है। तीसरा, रिजर्व बैंक किसी भी दशा में बिना किसी जमानत के किसी को भी ऋण नहीं दे सकता है। चौथा, किसी कंपनी के अंश, शेयर न तो खरीद सकता है और न ही उनकी जमानत ऋण दे सकता है। पांचवा, रिजर्व बैंक किसी प्रकार का व्यापार नहीं खोल सकता, किसी व्यापारिक संस्था में सामान्यतः न हिस्सा ले सकता है और न ही उसे आर्थिक सहायता दे सकता है। छठा, रिजर्व बैंक न तो बिल लिख सकता है और न ही स्वीकार कर सकता है जो मांग पर शोधनीय न हो। प्रश्न 8, मुद्रा संकुचन का अर्थ बताते हुए इस पर नियंत्रण के उपाय बताइए। उत्तर, मुद्रा संकुचन मुद्रा प्रसार की विपरीत अवस्था है। मुद्रा संकुचन मुद्रा प्रसार की विपरीत अवस्था है। इसके अंतर्गत मुद्रा का मूल्य बढ़ता है या सामान्य मूल्य स्तर घटता है। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, अर्थात कीमतें गिरती हैं। मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के उपाय। मुद्रा संकुचन की स्थिति में प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, अर्थात कीमतें गिरती हैं। मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के उपाय। मुद्रा संकुचन की स्थिति में सरकार द्वारा निम्नलिखित राजकोषीय उपायों को अपनाया जाना चाहिए। पहला, करों में कमी। सरकार करों में कमी करके जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि कर सकता है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करके तथा आर्थिक विकास की योजनाएं प्रारंभ करके भी मुद्रा संकुचन की स्थिति को रोका जा सकता है। तीसरा, पुराने ऋणों का भुगतान।
मुद्रा संकुचन की स्थिति में सरकार को यथासंभव सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करना चाहिए। इससे प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और मंदी को रोकने में सहायता मिलती है। चौथा, आर्थिक सहायता। संकुचन काल में बंद हुए उद्योगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर पुनः निर्माण के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे वे पुनः उत्पादन कर सकें व रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकें। पांचवा, ब्याज दर में कमी। ब्याज दर में कमी करने से एक और तो बचतें हतोत्साहित होती हैं तथा दूसरी ओर ऋण मुद्रा का प्रसार होता है। इन दोनों ही उपायों से जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है।